अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। जनाब, ज़िंदगी में काइंडनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जब आप काइंड होते हैं, आपके अल्फाज में बेसिकली काइंडनेस होती है, तो ना सिर्फ ये आपके कॉन्फिडेंस को बल्कि जिसके साथ आप अल्फाज का ऑब्वियसली तबादला कर रहे होते हैं, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा करती है। अच्छा, काइंडनेस अगर आपकी थिंकिंग में होगी तो ऑब्वियसली आपका रवैया लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। एक प्रोफाउंडनेस जो है वो क्रिएट होगी। सो ये सोच में भी काइंडनेस होना, अपने साथ काइंड रहना, दूसरों के साथ काइंड रहना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब काइंडनेस होती है किसी को, जब आप कुछ दे रहे हैं, उस एक्ट में अगर काइंडनेस होगी, शफ़क़त होगी, कंपैशन होगा, सो बेसिकली ये प्यार का बॉन्ड जो है वो क्रिएट करता है। सो ज़िंदगी में काइंडनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ट्राई कि जहाँ पर भी आप जाएँ, आप काइंडनेस जो है वो बिखेरें एंड यू हैव टू बी काइंड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर योर इनर सेटिस्फेक्शन, फॉर योर इनर पीस एंड ऑब्वियसली फॉर द पीपल इन योर सराउंडिंग। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन और टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहली जनाब हमारे पास टॉप स्टोरी ये है कि इंडोनेशिया का जब हम नाम लेते हैं ना, तो हमारे माइंड में जो सबसे पहले आता है कि जी वहाँ पर तो बहुत से लोग बिलो पॉवर्टी लाइन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मईशत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इंडोनेशिया में विद एवरी पासिंग डे अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है वो ख़त्म होता जा रहा है और जो गरीब है वो तो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ऐसे ही एक मुल्क में जहाँ पर मतलब हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पर एक कुत्ते और कुतिया की जो शादी थी उस पर $13,000 जो थे उसको ख़र्च किया गया। जब ये ख़र्च किया गया और बड़े शाहाना अंदाज में एक शॉपिंग मॉल में बेसिकली इस मेल और फीमेल डॉग की जब शादी अरेंज की गई, सोशल मीडिया पर जब कुछ पिक्चर्स आईं और इसके साथ साथ कुछ वीडियोज़ आईं तो लोगों की जानिब से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा कि भाई यहाँ पर तो लोग भूखे मर रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। और ऐसे मुल्क में जो है इस किस्म से जानवरों की शादियां जो है वो अरेंज की जा रही हैं। सो फिर इस पर ऑब्वियसली जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ी जो इन जानवरों के मालिक थे। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि पूरी दुनिया में मेरे ख़्याल में ऐसे जो शादियां हैं जानवरों की वो अरेंज की जाती हैं, लेकिन जब इंडोनेशिया में की गई तो लोगों की जानिब से क्रिटिसाइज़ किया गया। एंड देयर इज़ नो डाउट इन इट कि अगर आपने ऐसी शादियां करनी ही हैं तो आप इससे अच्छा किसी को हेल्प कर दें जहाँ पर ऑलरेडी आपके सराउंडिंग्स में इतने गरीब लोग हैं, इतनी भूख और इतना अफलास है। एनी हाउ, ये अपडेट थी जो सोचा आपके साथ शेयर करें। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के बाद अब वर्ल्ड कॉइन नामी नई क्रिप्टो करेंसी जो है वो मुतारिफ़ करवा दी गई है। इसके जो यूज़र्स हैं वो 2 मिलियन अभी यूज़र्स हैं पूरी दुनिया में से और 35 के करीब 20 ममालिक हैं जिनके 35 शहरों में बेसिकली इसके ऑपरेशंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। और इसको मुतारिफ़ करवाने वाले जनाब ओपन एआई, जो कि ऑब्वियसली हम सब आजकल यूज़ भी कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन एआई के सीईओ ने इस करेंसी को मुतारिफ़ करवाया है। वैसे बिटकॉइन से तो बहुत से लोगों को बहुत धोखा भी हुआ है, लेकिन लेट्स सी कि इसका अंजाम क्या होता है। लेकिन वर्ल्ड कॉइन नामी ये नई क्रिप्टो करेंसी है जो मुतारिफ़ करवाई जा चुकी है। आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे जनाब, और पाकिस्तान में सिर्फ गर्मी नहीं है, गर्मी इस वक्त अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और इतनी गर्मी है कि बस लोग जो हैं वो बेहाल हो जाते हैं। और ना सिर्फ लोग बल्कि वहाँ पर जो दूसरी मखलूक है, या हम जानवरों की बात करें या इसके साथ साथ आबी हयात की बात करें या इसके अलावा ऑब्वियसली दरख्तों वगैरह की बात करें, हर कोई जो है वो मुरझाया हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ पर जब इतनी गर्मी आती है तो यहाँ पर तो इंसान मर रहे होते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ जहाँ पर गर्मी होती है और जो ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर इनफैक्ट रखने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए मुख्तलिफ इंतज़ामात है जो किए जाते हैं। लेकिन अमेरिका में चिड़ियाघर के जानवरों के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एप्रिशिएबल हैं। वहाँ पर बर्फ़ का इंतज़ाम किया गया है, वहाँ पर ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया, वहाँ पर इसके साथ साथ एयर कंडीशंस का और पानी के जो पाइप हैं जो चारों तरफ मतलब ठंडी हवा दें जानवरों को, उनका अहतमाम किया गया।
सो हमारे यहाँ पर तो चिड़ियाघर की आप तो हालत ना ही पूछें, जिस तरह से जो सूजी के साथ हुआ, या फिर उसके बाद जब हम हथनी नूर जहाँ और फिर अब मधुबाला की बात करें। सो हमारे यहाँ पर चिड़ियाघर में जो जानवर हैं वो ऑब्वियसली उनका वैसे ही ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये वाली फैसिलिटीज़ तो बहुत एडवांस लेवल की फ़ैसिलिटीज़ हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है कि अगर एक मुल्क में गर्मी पड़ रही है और मजमूई तौर पर उसका दर्जा हरारत 43-45 के दरमियान रह रहा है, सो वहाँ पर जानवरों को इस अंदाज में फैसिलिटेट किया जा रहा है। सो ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है जो हमने सोचा ये भी खबर आपके साथ शेयर की जाए। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। हम आएंगे आज के हाईलाइट्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब हेपेटाइटिस की। हेपेटाइटिस कितनी ख़तरनाक बीमारी है और इससे बचने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने बात करनी है बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के लिए जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। डिग्री और स्किल के दरमियान जो बढ़ता हुआ फ़र्क है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या डिग्री हुनर का ज़रिया भी बन सकती है तो कैसे बन सकती है। और आखिर में आने वाले दौर में पाकिस्तान में रियल स्टेट इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर होगा, ये तमाम चीज़ें हमने आज के इस शो में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करनी है। सो जनाब, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस पर। हेपेटाइटिस की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये जिगर की सोजिश है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इक़साम हैं और हेपेटाइटिस जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, लेकिन पहले वक्तों में इसकी कोई उस तरह से वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से बहुत से लोग अगर इससे मुतासर होते थे तो उनको जान की बाजी भी हारना पड़ती थी। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके ट्रीटमेंट जो है वो इम्प्रूव तो हुआ है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत ज़्यादा बेख्तियाती बढ़ती जा रही है। सो राइट ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, और इसकी इकसाम कौन कौन सी हैं, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट डॉक्टर उसामा भट्ट इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले हेपेटाइटिस को हाउ वुड यू डिफ़ाइन, और ये कितना फैटल हो सकता है अगर इसको बर वक्त इसकी तशख़ीस ना हो या इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए। थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं हेपेटाइटिस या लिवर की बीमारी के बारे में आगाही कर सकूं। हेपेटाइटिस का मतलब ये होता है कि लिवर की सोजिश, जैसे आपने अभी बताया, और ये हेपेटाइटिस अगर मैं इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करूं तो ये दो टाइप्स का होता है, दो किस्मों का होता है। एक किस्म का हेपेटाइटिस वो होता है कि जब वो हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी फ़ौरन उसको रिस्पॉन्स देती है। ये एक्यूट हेपेटाइटिस कहलाता है, जो उसको आम ज़बान में हम पीला यरकान कहते हैं। और पीला यरकान भी फिर 2 टाइप्स का होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। अच्छा, जो दूसरा वाला हेपेटाइटिस है वो जब हमारे बॉडी में एंटर होता है तो वो बहुत ज़्यादा अलामात शो नहीं करता, और ये वाला हेपेटाइटिस कहलाता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस, यानी कि काला यरकान। और ये भी फर्दर 2 किस्मों का होता है, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। अगर इन दोनों को मुकाबला किया जाए कि एक्यूट हेपेटाइटिस है या क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, इसमें जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है वो साइलेंट किलर कहलाता है। क्यों साइलेंट किलर कहलाता है? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि जब ये हमारी बॉडी में एंटर होता है, हमारी बॉडी में आता है, तो ये बहुत ज़्यादा अलामात नहीं होती हैं इसकी। मरीज़ ये कहता है कि मुझे जिस्म में कमज़ोरी हो रही है, वीकनेस है, और उसके लिए वो किसी क्लिनिक में जाकर या कहीं भी जाकर कोई इंजेक्शन लगवा लेते हैं, पेन किलर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये हमारे जिस्म के अंदर मौजूद रहता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगले 10 साल में, 15 सालों में, ये लिवर को आहिस्ता आहिस्ता वीक ग्रो करता है। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना सबसे पहले चाहूँगी कि हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इक़साम कौन सी हैं, जैसे ए, बी, सी, डी एंड ई जी, और इसमें से ऑब्वियसली फेटल कौन सी है? फिर हम ज़रा साइंस एंड सिम्टम्स पे आएंगे, लेकिन इनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जी, देखें, जैसे मैंने बताया कि हेपेटाइटिस की जो बेसिक इक़साम है वो 5 होती हैं। हेपेटाइटिस ए और ई ये एक्यूट हेपेटाइटिस की होती हैं, और हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस होती हैं। अगर हम दुनिया भर में बात करें और स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी जो है वो हमारी पॉपुलेशन में 6% लोगों को मौजूद है। ये अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स जो 2020 की और 21 की स्टैटिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग। आज से तकरीबन 3-4 साल पहले, मैं अब दुनिया भर की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान 2nd नंबर पे था प्रेवलेंस के एतबार से हेपेटाइटिस सी के लिए, और पहले नंबर पे इजिप्ट था।
अब इजिप्ट में उन्होंने ट्रीटमेंट किया, इसको कंट्रोल किया, तो वो अब नीचे चला गया और पाकिस्तान अब नंबर 1 नंबर पे आ गया है इन केस ऑफ हेपेटाइटिस सी प्रेवलेंस। प्रेवलेंस का मतलब ये होता है कि एक पॉपुलेशन में ये कितनी कॉमन बीमारी है, कितना है, कौन सा ज़्यादा कॉमन। तो अब अगर मैं फैटलनेस के लिहाज से बात करूँ तो हेपेटाइटिस सी, जैसे मैंने आपको बताया कि 6% ऑफ पॉपुलेशन है, जो कि हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तकरीबन 1 करोड़ लोग बनते हैं। एक तो ये है कि चलो 1 करोड़ लोगों को पता है को हेपेटाइटिस है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इनमें से पता कितनों को है कि हमें हेपेटाइटिस है, जिसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। उनमें से 10 में से सिर्फ 2 लोगों को पता है कि हमें हेपेटाइटिस है और बाकी अनडायग्नोज्ड है। तो अगर मैं फैटलनेस की आपने बात की उसमें हेपेटाइटिस ए एंड ई ये एक्यूट है और ये फिर ट्रीट भी हो जाते हैं। जो साइलेंट किलर्स हैं, ये जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, दैट इज सी, डी एंड बी, इसकी आप बात करें। अच्छा, जब हम ए और ई की बात करते हैं तो व्हाट आर द अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग और अब हमें डॉक्टर पे जाना है। सो ए और ई के साइंस क्या हैं, फिर हम बाकी को भी डिस्कस करेंगे। जो ए और ई जो कहलाता है वो एक्यूट हेपेटाइटिस है, फौरी तौर पर हेपेटाइटिस करता है। उसमें पेशेंट को ये होता है कि सबसे पहले ना जिस्म में वीकनेस आना शुरू हो जाती है, जिस्म टूटने लग जाता है। फिर पेशेंट ये कहता है कि मुझे भूख नहीं लग रही। और जो लोग सिगरेट तो वैसे इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं उनको सिगरेट का जायका बदल जाता है। अच्छा, इतना डिसटेस्ट हो जाता है। सेकंड ये होता है कि आपको ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, यानी कि पेट में सूजन शुरू हो जाती है। तीसरा ये होता है कि ग्रेजुअली अगले 2 दिनों में यूरिन का कलर चेंज हो जाता है। यूरिन का कलर डार्क कलर का होना शुरू हो जाता है और इस डार्क कलर यूरिन की भी 2 दिन बाद आंखें पीली होना शुरू हो जाती हैं, आइज़ येलो होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर ये सिम्टम्स किसी में आते हैं तो बज़ाहिर देखा जाए तो लोग, जाहिर बात है, एक परेशानी की बात है, लोग समझते हैं यरकान है। सो मोस्टली होता भी यही है कि ए और ई या हेपेटाइटिस की मुख्तलिफ इक़साम में यरकान ही होता है, जिसको हम पीला यरकान कहते हैं, जॉन्डिस। सो ये लाजमी है कि अगर ए और ई होगा तो साथ यरकान भी होगा, या कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें यरकान नहीं होता, सिर्फ हेपेटाइटिस होता है? अच्छा, ये ना बेसिकली डिपेंड करता है कि बॉडी में जो इन्फेक्शन आया है वो कितना सीवियर है। अगर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो वो पीलिया उतना ज़्यादा करेगा। हमारी जो आइज़ येलो होती हैं वो बिलिरुबिन लेवल होता है, उसकी वजह से होती है। नॉर्मली बिलिरुबिन लेवल 1 होता है और जब ये लेवल 4 से ऊपर जाता है तब हमारी आइज़ येलो होती हैं या स्किन येलो होती है। तो जैसे जैसे इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता है उतनी ज़्यादा आइज़ येलो होती हैं। आज अगर सुनने में देखा जाए तो ये बहुत डेंजरस लगता है, लेकिन प्रोग्नोसिस वाइज, यानी कि ये हमारे जिस्म को कितना डैमेज करेगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं करता। ए और ई नहीं करता, लेकिन जॉन्डिस लाजमी होगा, जॉन्डिस हो जाता है, हो जाएगा। और वो आप समझें कि ऑलमोस्ट 100 में से 80 लोगों का हो जाता है। व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन के वायरस जो है किसी भी इंसान की बॉडी में जाए, ए और ई का, तो ये कैसे मुमकिन होता है? अच्छा, ए और ई जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस करता है, ये ज़्यादातर खाने पीने वाली चीज़ों से होता है, ठीक है, या वाटर कंटेमिनेशन की वजह से होता है। एक पानी की लाइन जा रही है, साथ में सीवरेज की लाइन भी जा रही है, थोड़ी सी भी मिलावट हो गई है उसमें, या फिर हमने अनबॉइल्ड पानी इस्तेमाल किया, या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ों से ये चीज़ ज़्यादा फैलती है। और इसी के ज़रिए जब इसकी प्रिवेंशन की जब हम बात करते हैं तो इसकी कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं होती। हेपेटाइटिस ए और ई की कोई मैनेजमेंट सेपरेट नहीं है, सिर्फ ये कि आपको कॉजेटिव फैक्टर्स, यानी कि जिसकी वजह से ये हुआ है, वो आपको कंट्रोल करने पड़ते हैं। कि अगर हम फूड जो है वो प्रॉपर्ली प्रोसेस लेंगे, कंटेमिनेटेड ना हो, तो ये ए और ई की प्रेवलेंस वैसे ही कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये आपने ए और ई का बता दिया, और इसके लिए डायग्नोसिस किस तरह से होगा? ऑब्वियसली आप डॉक्टर पे जाएंगे, बट व्हाट आर द टेस्ट अवेलेबल, एक ये चीज़, और फिर इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, कितने अरसे में ये रिकवर हो जाता है ए और ई? अच्छा देखें, जैसे मैंने बताया कि जो एक्यूट हेपेटाइटिस है वो यूजुअली रिकवर हो जाता है। जैसे अगर 100 लोगों का एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ है तो उसमें से नेक्स्ट 2 वीक्स में, अगले 2 हफ्ते में 100 में से 98 लोगों में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। विद ट्रीटमेंट या विदाउट ट्रीटमेंट भी हो जाता है? आम तौर पर विदाउट ट्रीटमेंट ही हो जाता है, कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन इसके लिए टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होते हैं। रीज़न क्या है कि मैंने अभी 98 आपको बोला, 2 की बात नहीं की, उन 2 बाकी 2 लोगों में ये सीवियर फॉर्म पे जा सकता है। ठीक है। और हमें ये शुरू में नहीं पता होता कि ये 100 में से वो 2 कौन से लोग होंगे। इसीलिए हम जब भी इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनके कुछ टेस्ट करते हैं। ठीक है। और वही टेस्ट हम एवरी 4th डे या 5th डे रिपीट भी करके देखते हैं, ताकि हम ट्रेंड को फॉलो कर सकें कि बिलिरुबिन का ट्रेंड क्या है, और कुछ चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आम तौर पर जब इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो कुछ बहुत हैवी एंटीबायोटिक्स दे दी जाती हैं, कुछ पेन किलर्स दे दिए जाते हैं। जिस समय दर्द हो रहा है 3 किस्म के पेन किलर लिख दिए, 2 किस्म के एंटीबायोटिक्स लिख दी। उससे जो हमारा लिवर है, क्योंकि जो भी हम दवाई खाते हैं वो हमारे लिवर में से होती हुई जाती है, पहले लिवर डैमेज हुआ है, हम उसके ऊपर और अगर मेडिसिन एंटर कर देंगे तो लिवर और डैमेज हो जाएगा। तो हमारा मशवरा ये होता है, जो कि हम PKLI में 20 हर एक को ये मशवरा देते हैं कि एटलीस्ट आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट के पास एक दफ़ा विज़िट कर लें, एक दफ़ा डायग्नोसिस कर लें, एक दफ़ा अपना देख लेंगे किस ट्रेंड पे जा रहे हैं LFTs। मेडिसिन एक्यूट हेपेटाइटिस में बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती, पानी ज़्यादा पीना होता है जी। खुराक ये होता है कि आपको जो यूजुअल चीज़ें हैं, जैसे चिकनाई वाली चीज़ें नहीं लेनी, नमक का परहेज़ है, मिर्च वाली चीज़ों का परहेज़ है, एक्टिविटी थोड़ा सा रिड्यूस करें, ज़्यादा बेड रेस्ट करें। अच्छा, वैसे कोई एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर ये A और E अगर ख्याल ना रखा जाए या एहतियात ना बरती जाए तो ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकता है, या ये वो वायरस ही अलग है, ऐसे नहीं होता? अच्छा, ये A और E आम तौर पर क्रॉनिक में नहीं जाता, लेकिन A और E एक्यूट हेपेटाइटिस अगर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक्यूट लिवर फेलियर कर सकता है। फेलियर का मतलब है कि लिवर शुरू में डैमेज होता है, लेकिन कुछ लोगों में जो 2% लोग होते हैं उसमें वो लिवर फेल हो जाता है, वो डैमेज होने के बाद रिकवर नहीं होता। 98 लोगों में तो रिकवर हो जाएगा, बाकी 2 लोगों में ये रिकवर नहीं होता। यही है कि अगर आपने A और E में बदइख्तियाती की और ख्याल ना रखा, चीज़ों का ट्रीटमेंट प्रॉपर अंदाज में ना करवाया, तो इससे होगा क्या कि एक्यूट लिवर फेलियर हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि A और E जो है वो आगे जाकर किसी क्रॉनिक हेपेटाइटिस की टाइप में कन्वर्ट हो जाए। अब हम आ जाते हैं हेपेटाइटिस C, D और B। ये कितने ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इनके अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, और क्या तीनों के साइंस एंड सिम्टम्स मैच करते हैं, या B के फ़र्क होंगे, D के फ़र्क होंगे, और इसके साथ साथ C के फ़र्क होंगे? अच्छा, जो ये हेपेटाइटिस, जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, इसको साइलेंट किलर कहते ही इसलिए हैं क्योंकि ये इनिशियली बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं देता। ठीक है। और इसमें ये क्योंकि जनरलाइज सिम्टम्स होते हैं, कोई बहुत ख़ास सिम्टम नहीं होंगे कि अगर किसी को हेपेटाइटिस C है तो उसको ख़ास तौर पर अलग सिम्टम्स आ रहे हैं, अलग अलामात हैं। अलामात एक जैसी होती हैं, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम जैसी अलामात होती हैं, जिस हमें हल्की सी वीकनेस आएगी, थकन होगी, मे बी ज़ुकाम हो जाएगा, पेट में दर्द होगा, ये सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोगों को स्लाइट आइज येलो भी हो जाती हैं और उसको आम तौर पर हम इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं ठीक है विद द टाइम ही सेटल हो जाएगा। थोड़ा सा सेटल भी होता है लेकिन वो बॉडी के अंदर कंटिन्यू रहता है। इसीलिए मैंने एक्यूट हेपेटाइटिस के लिए आपको अभी बताया कि एक दफ़ा आपको हेपेटोलॉजी या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को फॉलो करना होता है ताकि वो इन्वेस्टिगेशंस कर लें, उसको देख लें। अच्छा, साइन एंड सिम्टम्स क्रॉनिक में इनिशियली जैसे मैंने आपको बताया बहुत जनरलाइज्ड होते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगले 2 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में, नॉर्मल लिवर, मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ इस तरह का होता है, दिस इज़ अ नॉर्मल लिवर। जैसे जैसे ये वीक होता है तो ये आप सुकड़ना शुरू कर देता है, इसको हम सिरोसिस कहते हैं। उस सिरोसिस की भी डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, 1 2 3 4। उसमें कुछ स्टेज तक लिवर वापस रिकवर कर सकता है और कुछ स्टेजेस पे वो रिकवर नहीं करता। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस में अगर वो ट्रीट नहीं हुआ तो वो आहिस्ता आहिस्ता लिवर सिरोसिस में चला जाता है। और लिवर सिरोसिस जब किसी को डेवलप होती है, विच यूजुअली टेक्स अराउंड 5 to 10 ईयर्स, अगले 5 से 10 सालों में लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाता है। और लिवर जब भी सिकुड़ना शुरू होता है तब हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, और ये चेंजेस आम तौर पर 5 किस्मों की होती हैं। किसी पेशेंट को कुछ होता है, किसी पेशेंट को कुछ होता है, और वो ये होता है, मैं ब्रीफली आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों को ब्लड की वॉमिटिंग आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि लिवर जब आपका कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, कि जो हमारी ईसोफेगस है, सांस की नाली, खाने की नाली है, उसकी रगें फूल जाती हैं, उनसे वेरिसेस होती हैं, ब्लड वेसल, वो रप्चर होती हैं तो ब्लड की वॉमिटिंग आती है। कुछ लोगों को वही ब्लड स्टूल में भी आता है तो ब्लैक कलर के स्टूल आते हैं।
कुछ लोगों की आइज़ येलो हो जाती हैं, कुछ लोगों को एसाइटीज़ डेवलप हो जाती है कि पेट में पानी आ जाता है, पैरों में सूजन आ जाती है, कुछ लोग गनूदगी में जाते हैं, बेहोशी में जाते हैं। हेपेटाइटिस ये इस जब तरह हम के होते हैं। सी की बात करते हैं, बी की या डी की, सो इसका 100% इलाज मुमकिन है या ये मैनेजेबल होता है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे आपने डायग्नोस किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को इनिशियल सिम्टम्स आए और उनका डायग्नोसिस हो गया तो उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल मौजूद है, बल्कि डायग्नोसिस से भी पहले 100%? जी इसमें ट्रीटमेंट मौजूद। आज से तकरीबन 10 इयर्स पहले, अच्छा ट्रीटमेंट अलग अलग है, सेपरेट है। हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट अलग है, बी की अलग है, डी की अलग है। आज से तकरीबन 10 इयर्स पहले हेपेटाइटिस सी के लिए इंजेक्शन लगते थे जिसको हम इंटरफेरॉन कहते थे या पेगलेटेड इंटरफेरॉन कहते थे। अब वो उस ट्रीटमेंट से साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन अब उसकी जगह टैबलेट का इलाज आ गया है। ठीक है। आम तौर पर हेपेटाइटिस सी की 3 या 6 महीने की ट्रीटमेंट होती है और ये बीमारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है। 100 में से 95% लोगों में ख़त्म हो जाती है। जिन लोगों में ख़त्म नहीं होती उनको हम रीट्रीट भी कर सकते हैं, दोबारा असल ट्रीट भी में कर मैंने सकते हैं। अपने इर्द गिर्द बहुत पेशेंट्स ऐसे देखे, ये मैं आपको बात बता रही हूँ 2005-2006 की, जिनका इंतकाल हेपेटाइटिस की वजह से हुआ, जिनको हेपेटाइटिस किसी को सी था, किसी को डी था, नॉर्मली की हेपेटाइटिस सी से हुई, बिकॉज उस वक्त इतना मौसर इलाज अवेलेबल नहीं था या उन्होंने इतना लग के इलाज नहीं करवाया। सो मैं अब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि अब ड्यू टू दिस हेपेटाइटिस सी की बात करें, डी की बात करें, बी की बात करें, सो इससे डेथ रेट कितना है, क्या रिड्यूस हुआ है ओवर दीज ईयर्स? जी हाँ, इससे ना डेथ रेट भी रिड्यूस हुआ है और कॉम्प्लिकेशंस की जो परसेंटेज है वो भी रिड्यूस हुई है। लेकिन आपको एक बात भी कंसिडर करनी चाहिए कि आप ना पूरी पॉपुलेशन को देखते हैं। मैं अगर किसी एक फ़र्द को देखूं कि अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता तो अगले 10 सालों में जाकर उसका लिवर सिरोटिक हो जाएगा, उसमें ट्यूमर बन जाएगा, उसको ब्लड की वॉमिटिंग आएगी, जैसे मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन किया। और अगर वही पेशेंट ट्रीटमेंट ले लेता है जो कि बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, मैंने आपको बताया अब आ गया, तो उससे ये कॉम्प्लिकेशन रिड्यूस हो जाती हैं। तो उस पेशेंट के लिए जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि 70% 80% कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं, वो कम होकर 20% पे आ जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब हम पूरी पॉपुलेशन को देखते हैं तो हमारा पाकिस्तान का इशू ये है, जिस पे हम नंबर 1 पे जो गए हैं, इशू ये है कि हम लोग स्क्रीनड ही नहीं होते। हमारे 10 में से 8 लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें हेपेटाइटिस है, और जब उनको पता लगता है तो वो हेपेटाइटिस एडवांस स्टेज पे जा चुका होता है, लिवर सिरोटिक हो चुका होता है। अच्छा, ये जो अभी आप लिवर सिरोसिस की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये जिगर का सिकुड़ना, ये कितना ज़्यादा डेंजरस होता है और क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि अगर एक दफ़ा जिगर सिकुड़ने की तरफ माइल हो गया सो आप इलाज वगैरह करवाएं, अच्छी खुराक खाएं, जितनी भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लें, ट्रीटमेंट करवाएं, आपका ये जो प्रोसेस है रिवर्स हो जाएगा? अच्छा, जो लिवर सिरोसिस की मैंने आपको जैसे पहले बताया कि स्टेजेस होती हैं, एक हद तक तो लिवर रिवर्सिबल है। ठीक है। रिवर्सिबल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एटलीस्ट फर्दर डैमेज ना हो। ठीक है। अगर मैं परसेंटेज की वैसी बात करूं इजी लैंग्वेज में, तो आप कट ऑफ हम रखते हैं 50% का, फॉर एग्जांपल कि मेरा लिवर है वो कितना % काम कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे लिवर कितना % काम कर रहा है। तो अगर मैं परसेंटेज के लिहाज से बात करूं कि अगर 50 से ज़्यादा काम कर रहा है डैमेज, लेकिन 50 से ज़्यादा है, तो उसको अगर हम प्रॉपरली प्रिवेंटिव करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो वो एटलीस्ट अपनी जगह रुक जाएगा, फर्दर डैमेज नहीं होगा। बाज़ लोगों का जिगर सिकुड़ने के बाद स्प्लीन बढ़ जाती है, ये क्या चीज़ है? ये रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि यहाँ से लिवर जो है वो श्रिंक होगा और इधर से हमारी तिल्ली लेफ़्ट साइड पे होती है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। उस साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से स्प्लीन के अंदर एक फ़िल्टर लगा होता है, वो फ़िल्टर में से जब ब्लड पास होता है, स्प्लीन साइज़ बड़ी हो जाती है, तो सफ़ेद खून यानी कि प्लेटलेट काउंट कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो लोग सिरोटिक होते हैं उनके प्लेटलेट काउंट भी कम होते रहते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि उनके स्प्लीन बड़ी हो जाती है, स्प्लीन में एक फ़िल्टर लगा होता है जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट डाउन हो जाता है। अच्छा, एक और चीज़ कि इसमें जो आप प्लेटलेट्स वाली बात कर रहे हैं, इसमें प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? अच्छा, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कोई स्पेसिफिक मेडिकेशंस नहीं होती, उसका सिर्फ एक तरीका होता है कि आप डिज़ीज़ को कंट्रोल करें ताकि ये स्प्लीन साइज़ और ना बढ़े। ठीक है। ये चीज़ें वैसे मैनेज हो जाती हैं? जी हो जाती हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर लिवर 50% से फॉर एग्जांपल ज़्यादा डैमेज हो गया है, तब ये इरिवर्सिबल डैमेज होता है। फिर ये इरिवर्सिबल डैमेज मैनेजेबल होगा थ्रू आउट द लाइफ। हाँ,
फिर ये मतलब मैनेजेबल नहीं, 50% से ज़्यादा है तो ये आप इसको एक ही तरीके से फिर इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। अच्छा, ठीक कि है। अगर 50% से कम किसी चीज़ की वर्किंग हो गई है तो वो इम्प्रूव नहीं करेगी, बिल्कुल तो ठीक। फिर हमें चेंज करना अच्छा, हमारे पास वक्त की किल्लत है। एक आखिरी सवाल, बेसिकली ये दो मेरे सवाल हैं कि क्या अब हेपेटाइटिस की कोई मौसर वैक्सीन अवेलेबल है जो सब लोग करवा लें, या हमारी पूरी पॉपुलेशन को करवानी चाहिए, या ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग करवा रहे हों ताकि इसको अवॉइड किया जा सके? नंबर 1 वैक्सीन। नंबर 2 कि अपने जिगर की सेहत को बरकरार रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें अपने लाइफस्टाइल में ऑप्ट करनी है, खुराक कैसी होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड किन किन चीज़ों को करना चाहिए, ये दोनों चीज़ों का मैं चाहूँगी क्विकली आप आंसर अच्छा, करें। ठीक। अच्छा, जो वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, उसमें हेपेटाइटिस ए की वैक्सीनेशन मौजूद है, हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन मौजूद है। हेपेटाइटिस ए आम तौर पर यंग बच्चों को ज़्यादा कॉमन होता है, तो वो 2 डोजेज़ लग जाती हैं, वो लगवानी चाहिए। इसी तरह हेपेटाइटिस ई जो है वो एल्डरली में भी होता है, ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन को हेपेटाइटिस ई की वैक्सीनेशन अभी डेवलप हो चुकी हुई है, और हम आम तौर पर रिकमेंड करते हैं कि जिसका लिवर सिरोटिक हो या वीक हो, या वो फीमेल जो कि हामला हों, उनको हेपेटाइटिस ई की लाजमी वैक्सीनेशन लगनी चाहिए, क्योंकि ठीक है। ये हेपेटाइटिस ई इन दोनों सूरतों में डेंजरस बन सकता है। अच्छा, लाइफस्टाइल अगर चेंजेस। अच्छा, क्रॉनिक हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन लाजमी है, ठीक है। वो हमारे बर्थ पर ही लग जाती है। उसका हमारे पाकिस्तान में भी तकरीबन 60-65% लोगों बच्चों को लग जाती है, लेकिन इट शुड बी अराउंड 90%। ठीक है। बड़ों को भी ये वैक्सीनेशन लगती है, जिसको हेपेटाइटिस, तरीका ये होता है कि आप हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करते हैं, आपको नहीं होता तो फ़ौरन वैक्सीनेशन वैक्सीन अवेलेबल जी। है, बस अच्छा, प्रिवेंटिव अब जहाँ मेजर्स तक बता दें प्रिवेंटिव की quickly। बात है, तो इसमें आपको खाने पीने में, जैसे मैंने पहले बताया, हाइजीन का ख्याल रखना होता है। आपको फैटी मील्स कम से कम लेने हैं, डेली आपको हाफ एन आवर की एक्सरसाइज करनी है, आपको बिला वजह ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स नहीं करने। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन खुदा ना खासा ज़रूरत पड़ भी जाती है, इट शुड बी फ्रॉम अ रिकग्नाइज सेंटर, प्रॉपरली स्क्रीन्ड, हेपेटाइटिस बी, सी, ठीक है। HIV का स्क्रीन्ड हो चुका हो। आपको टैटूइंग में, आपको जो पेडिक्योर, मैनिक्योर या डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें बड़ा ठीक है। ख्याल रखना पड़ता है। डेंटल ट्रीटमेंट का आपको बहुत इन ख्याल तमाम रखना चीज़ों का ख्याल रख के हम जिगर की सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं और हेपेटाइटिस किसी भी किस्म का हो उसको अवॉइड भी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर उसामा भट्ट हमारे साथ शो में मौजूद थे। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, अगर हम देखें तो इस वक्त लाहौर जो है वो शरह अमवात में, और स्पेशली जो अमवात होती हैं रोड एक्सीडेंट्स में और हेड इंजरीज़ में, उस पर टॉप पर है। और इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया, और यहाँ तक कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनेंगे उनको 5,000 के करीब जुर्माना जो था वो करने का भी कहा गया। अब जब हम देखते हैं रोड एक्सीडेंट्स जब बहुत ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट आता है वो रोड एक्सीडेंट्स के बाद ही हम देख रहे होते हैं। सो उसमें अगर हम देखें तो मोस्टली लोग जिनका इंतकाल होता है वो ड्यू टू हेड इंजरीज़ इसकी वजह से होता है, और स्पेशली वो लोग जो बाइक्स वगैरह पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, सबसे ज़्यादा जो है हेड इंजरी का शिकार ड्यूरिंग द एक्सीडेंट्स वो लोग होते हैं। सो प्रोटेक्शन को बेसिकली मेक श्योर करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। इससे पहले भी हेलमेट जो था उसको लाजमी करार दिया गया, पर होता ये है कि जो नए IG साहब आते हैं उनकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती हैं और जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी सुस्त रवि का शिकार हो जाती हैं। अब फिर से दोबारा से इसको मौसर अंदाज में लागू करने के लिए जो जुर्माने का जो मैकेनिज़्म है उसको मजबूत, जुर्माने जो थे वो ज़्यादा किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बाइक पर सवार लोग हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। सो पिछले अगर हम 20 दिनों को देखें तो पिछले 20 दिनों में 3,40,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट के खिलाफ जो है अब तक कार्रवाई की जा चुकी है। कितने मौसर अंदाज में ये कैंपेन रन की जा रही है, असरात इसके क्या क्या देखे जा रहे हैं, हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद रिजवी साहब शो में मौजूद है। इनके साथ साथ SP ट्रैफिक पुलिस शहजाद खान साहब शो का हिस्सा हैं। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले ज़रा शायद रिजवी साहब, क्योंकि हमने पहले भी इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस हम कर चुके हैं, तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले हमने डिस्कस किया था। कितने मौसर अंदाज में ये कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है, लोगों की जानिब से क्या रिस्पॉन्स है, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं हेलमेट पहनना, और जुर्माने जो है वो क्या सबको 5,000 हो रहा है या कम नौयत के भी किसी को जुर्माने हो रहे हैं? रहमा, ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हमारे अब पाकिस्तान में भी जो है हेलमेट का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन स्पेशली लाहौर की अगर हम बात करेंगे तो लाहौर में भी तकरीबन जो है कह लें कि 70 से 80% मोटरसाइकिल सवार जो हैं आज के दिन
मोटरसाइकिल पर जो है हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं। इससे पहले जो था ये जो है कम से कम कह लें कि 30 से 40% लोग मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहनते थे। किसी ने अगर पहना नहीं है तो उसने अपनी बाजू पे लटकाया, बाजू पे नहीं लटकाया तो मोटरसाइकिल की टंकी पे रख के सफ़र कर रहा है। क्योंकि जब ये 2-3 साल पहले इस कैंपेन का आगाज़ किया गया, बड़ी मौसर अंदाज में इसमें अदालतें इन्वॉल्व हुई, हाई कोर्ट की जानिब से सख्त हिदायत जारी की गई। जो साबका CTOs थे उन्होंने भी इसमें बड़ा बढ़ चढ़ के रोल अदा किया और शहरियों को आगाही कैंपेन भी दी गई कि ट्रैफ़िक जो है इसमें आप जो शहर की ट्रैफ़िक आपको पता है बड़ी जो है अब गाड़ी के ऊपर गाड़ी चढ़ चुकी है, बाइक के साथ बाइक टकराती है। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई, बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलें हो गई कि हादसात का बड़ा इसमें ना खदशा है। हादसा अगर कोई भी हो, मोटरसाइकिल सवार जो है स्पेशली जब रोड पे गिरता है तो उसका पहला होता है कि सर वो फुटपाथ पे या कोई लोहे का खंभा लगा है या कोई और चीज़ है उसके साथ टकराता है या मोटरसाइकिल के साथ ही टकराए तो हेड इंजरी होती है, जिसके बायस मौत का बड़ा अंदेशा होता है कि उस बंदे की मौत हो जाएगी। अब चूँकि हेलमेट जो है पहनने की पाबंदी दोबारा से एक बार फिर सख्ती से इस पे अमल दरामद करवाया गया। इसमें हाई कोर्ट की जानिब से डायरेक्शन भी आई हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार हेलमेट नहीं पहनेगा उसको 5,000, पहले 2,000 जुर्माना था, अब उन्होंने कहा जी 5,000 जुर्माना किया जाए, ताकि लोग जो हैं 5,000 देते वक्त उनको तकलीफ़ होगी कि यार मैं 5,000 हेलमेट नहीं पहना। चलो वो 1,000 रुपये का हेलमेट लेके अपने सर पे पहनेगा और जो जुर्माना उसको रोज़ होना है, अगर मैं हूँ या कोई और है बंदा, वो जुर्माना रोज़ 5,000 नहीं अदा करेगा। बिल आखिर उसको हेलमेट पहनना पड़ेगा। आप जो है इस पे बड़ा भरपूर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है क्रैकडाउन किया जा रहा है। जो तकरीबन 3,40,000 के करीब मोटरसाइकिल सवार जो हैं उन्हें उनके जुर्माने खिलाफ किए गए हैं, कार्रवाई की कार्रवाई जा हुई है। चुकी ये है, 18 लेकिन ये 20 रोज़ के दौरान है और जो गुज़िश्ता रोज़ अगर बात करें तो 18,000 के करीब जो है मोटरसाइकिल सवार उनको जुर्माने किए गए हैं। उनको मुख्तलिफ जो है जुर्मानों की मद में उन्हें पैसे भी वसूल किए गए और उन्हें बताया भी गया है कि ये आपकी सेफ्टी के लिए है। आप हेलमेट पहनेंगे तो इससे आपकी जान को बड़ा जो है सुकून है, यहाँ पे बुनियादी खतरा तौर पर नहीं एक है। ये सवाल है, बल्कि दो सवाल हैं कि लोगों की जानिब से रिस्पांस, और दूसरा ये कि ये कैंपेन ये कब तक इसी तरह चलती रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखने में ये आता है कि कुछ अर्सा चीज़ें तो ठीक रहती हैं, उसके बाद लोग भी भूल जाते हैं, उसके बाद हमारे इदारे भी थोड़े से वो हो जाते हैं और प्रायोरिटीज़ एक्चुअली में बदल जाती हैं। शहजाद साहब, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगी, ये सबसे पहले तो ये जो कैंपेन है इस वक्त, ये जो सख्ती है, ये सिर्फ लाहौर के अंदर है या पूरे पंजाब में आप लोग इसको लेकर चल रहे हैं? नहीं, ये ओवरऑल पूरे पंजाब में चल रही है, लेकिन क्योंकि लाहौर हमारा बिग सिटी है तो हम लाहौर को ज़्यादा फोकस करते हैं। और जैसे शाहिद साहब ने बताया कि जो आप देख लें कि 4 तारीख से लेके अब तक जो हमारी फिगर्स हैं चालानिंग के, इन्फोर्समेंट के, वो 3,40,000 के करीब हैं। और वो जो आप बात कर रहे थे कि इससे जो है वो सर की इंजरी से बहुत सारी इलाकतें होती हैं, तो उसका थोड़ा सा मैं डाटा आपको बताऊं कि इससे फ़ायदा क्या हुआ। इसमें पिछले साल अगर आप देखें तो पहले 6 माह में 263 के करीब थे लोग जो एक्सीडेंट्स के अंदर जो है वो फौत हुए, और इस दफ़ा 6 माह में 194 के करीब थे। मींस कि 35% जो है रिड्यूस हुआ है, ये वाला अमवात जो है वो कम हुई हैं। तो अगर हम अभी ये हमारी कैंपेन के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ गई है, और अगर हम इसी तरह रखें तो हम इसको और बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो हमें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, सबके लिए, सबको ट्रैफिक पुलिस के साथ अच्छा, मिलकर जिस जो है तरह से वो आपने उसमें कहा कि शामिल होना लाहौर चाहिए। को इस वक्त आपने सबसे ज़्यादा लाहौर जो है वो उसको फोकस किया जा रहा है, मैं आपसे ये भी यहाँ पर जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है लाहौर के कौन कौन से एरियाज़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी देखने में आती है? जैसे अगर हम बात करें कि वन व्हीलिंग कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, तो वो नहर पर होती है, या संडेज़ पे मॉल रोड पर बहुत ज़्यादा होती है। तो हेलमेट की खिलाफ वर्जी सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर देखने में आई? और फिर जब लोगों को पकड़ा जाता है तो एक एक्सक्यूज़ भी तो वो कोई ना कोई देते होंगे, तो मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज़ वजह क्या बताई जाती है कि क्यों नहीं हेलमेट लिया जाता लोगों की जानिब से? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि वाकई लाहौर के अंदर जो नेचर ऑफ वायलेशन है ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है। मतलब ये अगर आप शुमाली लाहौर में चले जाएं तो वहाँ पे क्योंकि नेचर ऑफ व्हीकल्स भी मुख्तलिफ हैं, वहाँ पे आपको चेंगची बहुत ज़्यादा, इवन टांगा मिलेगा शुमाली लाहौर में, तो अभी तक आप चले जाएं गाइड और ऊँट गाड़ी भी मिलेगी। Exactly, जो I know. पुराने लोग वहाँ के रहने वाले हैं सबको पता है।
और मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे वायलेशंस जो हैं वो और तरह की है। जैसे आपने कहा कि कैनाल पे, डिफेंस और इन साइडों पे इस रैश ड्राइविंग की, ये इलाके जो हैं यहाँ पे इस तरह की वायलेशंस ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ जो मतलब हादसात हैं वो फिर उसी हिसाब से। लेकिन लोग कहते क्या हैं जब पुलिस की अच्छा। जानिब से लोगों को रोका जाता है, पूछा जाता है भाई क्यों नहीं हेलमेट पहना, तो क्या कहते हैं हेलमेट बहुत महंगे हैं, ये कोई और वजह बयान की जाती है? एक और जर्नलिस्ट हमारे दोस्त थे, वो भी हमारे साथ एक ऑपरेशन चल रहा था ये हेलमेट का ही, तो वहाँ पे खड़े हुए थे, तो वो यही क्वेश्चन वहाँ पे कर रहे थे। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं जी मैं एमरजेंसी में हूँ, मैं जी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरा जी फलां बंदा बीमार हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई। भाई आप सारे काम कर रहे हैं, एमरजेंसी में हैं, सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हैं, तो क्यों एक और अंदेशा जो है बढ़ा रहे हैं आप हेलमेट पहन के रखें अपनी जान के लिए। देखिए मैं अगर अपनी सेफ्टी के लिए कोई काम करता हूँ तो वो सिर्फ मेरा नहीं है, मेरी पूरी फैमिली का है, मेरी पूरी सराउंडिंग में जितने मेरे मिलने वाले दोस्त हैं उनके लिए भी ये मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मेरी फैमिली के लिए मैं इम्पॉर्टेंट हूँ। तो हम लोगों को अपने लिए और अपने प्यारों के लिए जो है वो लॉ की ओबे करना ही चाहिए। वो सिर्फ हेलमेट ही नहीं है, हेलमेट तो इस वक्त जो है प्रोमिनेंट हुआ, हम लोगों ने किया कि इससे रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, बाकी चीज़ें कम थी। लेकिन गलत ये तो देखें हर कि चीज़ है। 20 दिनों में अगर आपने 3,40,000 बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलिस्ट जो थे उनके खिलाफ जब कार्रवाई की है, तो ऑब्वियसली आपके पास एक अस्पतालों की तरफ से भी तो डाटा आता है ना कि इतनी अमवात हुई हैं, इतने लोगों के रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, तो क्या उसमें कोई कमी देखी गई है? जी हाँ बिल्कुल। हेड इंजरीज में मैं जो पहले आपको डाटा दे रहा था वो यही डाटा दे रहा था कि पिछले साल जो पहले 6 माह थे और जो अब ये वाले 6 माह गुजरे हैं, इसमें 35% जो है वो रेशो कम हुई है, और ये जो 20 दिन गुजरे हैं इसमें और 10% कम हुई है। मीन्स के जितना ज़्यादा हम लोगों ने बेहतरी की है हेलमेट पे, लोगों ने जैसे भाई ने भी बताया 80% 85%, लेकिन जो मुझे है वो हमारे मेन रोड्स के ऊपर तो 95 से ऊपर जा रही है। जो कैंपेन का जो फ़ायदा है लोग उसको ओबे कर रहे हैं। जो हमारे साइड मतलब मेन रोड्स के अलावा जो साइड की आबादी हैं वहाँ पे थोड़ी कम है, वो 85 to 90 के करीब है। तो बेहतरी तो बहुत ज़्यादा आ रही है और उसका फ़र्क भी नज़र आ रहा है, और वो फ़र्क यही जो मैंने आपको डाटा बताया ये बिल्कुल अपना आप बताता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा शाहिद साहब, मैं एक और चीज़ आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जब हम जुर्मानों की बात करें और 5,000 जुर्माना, ये पिछले दिनों जब मैं भी ये देख रही थी तो मैंने कहा दिस इज़ टू मच। मतलब अगर वो वायलेशन हो रही है पूरे 2-3 महीनों में तो शायद उतना भी 5,000 जुर्माना ना इकट्ठा होकर बनता हो जितना एक ही दफ़ा में किया जा रहा है। तो ये जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं सबको 5,000 जुर्माना ही किया गया है, या आपको लगता है कि किसी को कम नौयत का जुर्माना भी किया गया है? बिल्कुल जो ये तो खजाने भरे जा रहे हैं। बिल्कुल ये भी कह सकती हैं कि खजाने भरने वाली बात भी है, लेकिन चूँकि इसमें ये डायरेक्शन है अदालत की जानिब से, इसमें ट्रैफिक पुलिस का मेरा ख्याल है तजवीज़ ज़रूर होगी कि इसको उन्होंने अदालत को कहा होगा कि इसको बढ़ाया जाए ताकि लोग एक तो मतलब 5,000 का एक नोट किस अमाउंट के जुर्माने हो रहे हैं, मैं ये जानना चाह रही हूँ, ग्राउंड रियलिटी क्या है? थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूँ, ऐसा अभी जो चल रहा है वो तो 200 रुपये चल रहा है। फायदा नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़ाया जाए, इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई अभी इम्प्लीमेंट हम लोग जब तक ये एक लॉ है, इसको जब तक लॉ को बनता नहीं है, वो असेंबली से पास नहीं होता या अपना प्रोसेस पूरा नहीं करता या कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं आते, उस वक्त तक ट्रैफिक आप उसको 5,000 नहीं कर सकते। लेकिन ये रिकमेंडेशन बहुत अच्छी है क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग जो है ना वो मानते नहीं है, सीधी तरह से तो मानते नहीं है, तो घी जब सीधी तरह से ना निकल तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। लेकिन सर मैं आपकी बात जो आपने की 5,000 तो नहीं हो रहा, लेकिन 2,000 जुर्माना ज़रूर हो रहा है कि हेलमेट। जी बिल्कुल, वो हमारी तरफ से ही ये जो रिक्वेस्ट है ये गई हुई है, और इंशाल्लाह इस पर हम लोग चाहेंगे। इससे पहले भी आपका लाइसेंस का, आपका एनवायरनमेंट के हवाले से स्मोक का, आपकी वन वे का, आपका रॉन्ग पार्किंग का 2,000 हो चुका है। अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम मतलब हर आईजी के टेन्योर में अगर हम कहें तो तरजीहात जो हैं वो बदलती हैं। ऑब्वियसली हमने कुछ अर्सा पहले देखा कि जो वो बेल्ट थी गाड़ी चलाते हुए, ड्राइविंग बेल्ट आपने लाजमी लगानी है और उस पर बहुत जुर्माने किए गए। अब आपके सामने वार्डन्स खड़े होते हैं,
आपने नहीं भी लगाई हुई बेल्ट आपको कोई नहीं रोकेगा। एक टाइम था फ़ोन आप इस्तेमाल करने पर बड़ी सख्ती थी, अब उतनी सख्ती नहीं है। इसी तरह हेलमेट पे भी एक वक्त था बहुत सख्ती थी, अब फिर नहीं हुई, अब दोबारा से सख्ती। तो आपको क्या लगता है कि ये अभी ये सख्ती आईजी साहब से मशरूत है और फिर उसके बाद इसको फिर ये जो अभी पीक हम देख रहे हैं फिर भूल जाएंगे लोग? यानी नहीं, इस तरह से है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि सारी चीज़ें जो हैं वो हमेशा प्रायोरिटीज़ पे नहीं होती। वक्त के साथ साथ, मौसम के साथ साथ प्रायोरिटीज़ हमारी बदलती रहती हैं। और फिर जब इस तरह का एटमॉस्फेयर हो कि भाई जैसे एक्सीडेंट में अमवात ज़्यादा थी तो इस तरफ ज़्यादा हम लोग फोकस कर लिया हमने। और ये आईजी साहबान बिल्कुल चेंज होने पे नहीं है, वो हमेशा एडवाइसेस देते रहते हैं, सीटीओ साहब देते रहते हैं, सीसीपीओ लाहौर जो हैं वो देते रहते हैं। इवन चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से भी इस तरह की जो हदायत हैं वो आती रहती हैं। और ट्रैफिक पुलिस बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो प्रोमिनेंट हैं उसमें, जैसे आपने एक बात पहले मैं इसको ले आता हूँ कि सीट बेल्ट और मोबाइल फ़ोन, ये हम लोग हेलमेट के साथ साथ हमारी रिक्वेस्ट इसमें भी है कि इसको भी एनहांस किया जाए, इसके फ़ाइन को भी। और फिर हमारे जैसे जो बहुत से जो लॉयर्स होंगे, सहाफ़ी हज़रात होंगे, कहे कार्ड देख लो, जुर्माना ना करो, ये भी तो होता है ना, ये भी सख्ती लाजमी मैं करें। आपको बताऊं, अभी काफ़ी सारे जो जर्नलिस्ट हज़रात हैं उनको भी इन्होंने फ़ाइन किए हैं। उसमें मतलब ये जो टेक्निकल स्टाफ होता है, कैमरामैन होते हैं, काफ़ी सारे लोग बेचारे ये भी तो ये इसमें बहुत सफ़र अच्छी किए बात हैं है, और उनको बताया कानून गया कि सबके लिए जनाब होना चाहिए, हेलमेट पहने, हेलमेट इम्प्लीमेंटेशन। पहने। सर हमारी प्रायोरिटी इस वक्त जो है, इवन हम लोग वर्दी में जो लोग विदाउट हेलमेट ड्राइव कर रहे होते हैं बाइक, हम उनके भी चालान कर रहे हैं और ये कोई कम नहीं हो रहे। ये दोस्त हैं हमारे, इनको पता है कि हम लोग जहाँ पे भी नाके हमारे लग रहे हैं वहाँ पे कोई बंदा जो है वो, चाहे वो मतलब ये एक्सट्रीम है ना कि पुलिस का अपना बंदा भी अगर कोई वॉलेशन करता है, जैसे पहले वकला को और जर्नलिस्ट को और पुलिस के अपने बंदों को कुछ थोड़ा बहुत स्किप कर दिया जाता था, लोगों की ये सोच है, कोशिश हम उस वक्त भी करते थे, लेकिन अब तो किसी सूरत में भी इन किसी को भी तीन इस्तिस्ना नहीं ये है। सब- अच्छा, सब जो है एक ही, आखिरी सवाल देखिए, एक criteria तो ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फ़ाइन भी किए जा रहे हैं, रिकमेंडेशन भी है, हो सकता है 5,000 जुर्माना भी हो जाए, लेकिन एक होता है तरबियत का पहलू और एक होता है कि इस तरह से कैंपेन चलाई जाए कि लोगों को आप तरबियत दें, उनको सिखाया जाए, उनको बताया जाए कि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो इसके नुकसानात क्या है और उनको अवेयर किया जाए। सो अवेयरनेस के हवाले से कोई कैंपेन आप चलाने का इरादा रखते हैं? तो कार्रवाइयाँ हैं ना, लेकिन कार्रवाई करने से पहले ही लोगों को मतलब इस तरफ लाया जाए कि वो ख्याल करें, तरबियत की जाए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। बेसिकली ट्रैफिक पुलिस जो है ना, इसमें एक मेन किरदार जो है वो एजुकेशन का होता है। ठीक है। और लाहौर ट्रैफिक पुलिस इसमें बहुत ज़्यादा जो है हमारे जर्नलिस्ट भाइयों को पता है कि हम लोग कितना ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हमारा एक पूरा एजुकेशन यूनिट है जो स्कूल, कॉलेजेस, अदारों में जाके लोगों को आगाही देता है। मतलब हम लोग ऑफिसर्स खुद भी जाते हैं उनके साथ। इसी तरह वॉक, बहुत सारे सेमिनार्स, स्कूल के बच्चों के साथ वर्किंग, उनको सिखाना, इवन कि हम लोगों ने इस तरह की इवेंट्स भी किए और कंटिन्यूसली चल रहे हैं कि स्कूल के बच्चों को बताना कि आप जब बाहर निकलें तो बस स्टॉप तक कैसे जाना है आपने, एग्जैक्टली। और मेरे और ख्याल में ये रोड तरबियत का जो है कौन ना, सा हिस्सा इस्तेमाल करना है आपने, सड़क कैसे क्रॉस करनी है, वो फिजिकली जाके हम लोग सिखाते हैं। और हमारे मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो यहीं पर होनी चाहिए, बिकॉज आप जब बच्चों को बहुत अर्ली एज से ये चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं तो वो आगे जाकर रिस्पॉन्सिबल शहरी भी बनेंगे। अब एक बंदा जिसने अपनी उम्र का आधा हिस्सा तो गुजार लिया है, कि कोई तरबियत नहीं, उसको कोई अवेयरनेस नहीं, अब आके उसको समझाने लगेंगे, सो मेरे ख्याल में उसके लिए चीज़ों को अडॉप्ट करना मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू द वन जिसको आप शुरू से ही उसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में स्कूल लेवल पर जो है इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया जाए, कोई ना कोई सेशंस, कोई ना कोई सेमिनार्स हो जहाँ पर बताया जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। सो तरबियत का पहलू ये लाजमी तौर पर होना चाहिए, जिसमें आपके मुताबिक जो है वो ट्रैफिक पुलिस अपना किरदार अदा कर रही है। सजेशंस भी हमारी जो है वो पाइपलाइन में है और इसमें हम लोग बड़ा वर्क कर रहे हैं कि इसको सिलेबस के अंदर प्रॉपर जो है वो शुरू से स्टार्ट से छोटी चीज़ें फिर इस तरह मैट्रिक तक जो है वो पूरा अवेयरनेस आ चुकी हो। हम लोग ये तीनों चीज़ें जो मेन है हमारी, उसमें हमारा फोकस होता है इन्फोर्समेंट, एजुकेशन और इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग। ये बेसिक चीज़ें हैं ट्रैफिक की।
और जिस तरह हम इन्फोर्स कर रहे हैं इसी तरह एजुकेट भी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, तो एजुकेट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद रिजवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और जब हेलमेट की बात होती है ना, तो इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं, आपकी अपनी ज़ात को और आपके अपने प्यारों को ही फ़ायदा है। सो ये आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी सेफ्टी को मेक श्योर करने के लिए है। सो इसलिए हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि हेलमेट का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे।